नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है। आप सब लोगों को राजीव नारायण शर्मा जी की भविष्यवाणी सुनने का इंतजार रहता है। पिछली बार की भविष्यवाणियां बहुत बुरी तरह से गलत साबित हुई। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी को बहुत परेशानी होगी, 14 नवंबर मोदी जी के लिए बुरा दिन रहेगा, लेकिन हुआ उल्टा। बीजेपी प्रचंड बहुमत से, एनडीए प्रचंड बहुमत से सत्ता में आया। तो मैंने सवाल किया राजीव नारायण जी से कि यह आपकी भविष्यवाणियां गलत क्यों हुई, कारण क्या है? अगर कोई छल कपट का योग था जैसा आप बताते रहे हैं, तो वो भविष्यवाणियों में क्यों नहीं दिखता? तो राजीव जी ने उनसे क्या जवाब दिया, ये मैं आपको सुनवाऊंगा। मैं हर बार की तरह कहता हूँ, आपको ज्योतिष में रुचि हो तो ये प्रोग्राम देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मुझे रुचि है इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। काफी भविष्यवाणियां सही भी हुई है, काफी गलत भी हुई है, आपके ऊपर, विवेक के ऊपर है। इस बार उन्होंने कुछ और बड़े खुलासे किए हैं। 3 तारीख बताई है कि दिन 3 तारीखों में अब देश में एक बड़े आंदोलन की, चुनाव आयोग और इस तंत्र के खिलाफ लोग सड़कों पर आ सकते हैं। क्या है भविष्यवाणी? चलता हूं राजीव जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। सुनते हैं राजीव जी ने क्या कहा। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। मेरी बड़ी मजाक उड़ाई लोगों ने कि बहुत राजीव नारायण जी की तारीफ करते हो, देख लो वो कह रहे थे कि 14 नवंबर को मोदी जी के बड़ा खराब हो जाएगा, बिहार हार जाएगा, लेकिन बिहार में तूफान आ गया। राजीव नारायण जी झूठे साबित हो गए। मुझे समझ सकता हूँ कि आपको भी बड़ा असहज स्थिति लग रही होगी, क्योंकि कोई एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी जब गलत होती है तो फिर उसको दुख तो लगता ही है, और आपकी कई बार गलत हो चुकी राज्यों के चुनाव में। तो राजीव जी, आज सफाई क्या है आपके पास में? आप हनुमान जी नाराज हो रहे हैं आजकल? क्या व्रत व्रत नहीं रख रहे हैं आप? या आप चूक कहाँ गए? बिहार के रिजल्ट कैसे अलग आ गए? क्या कारण है इसका? नहीं नहीं संजय जी, बिहार के रिजल्ट की जहां तक बात है वो तो मैंने जो एनालाइज किया था वैसे ही सारा सबको सामने है। मैं तो शुरू शुरू में ही कह चुका था। मैं सबसे पहले बीजेपी की कुंडली से ही चर्चा करूंगा, क्योंकि असली मेन कल्प्रिट तो वही है। लोग तो मोदी जी बीजेपी के दफ्तर में जश्न मना रहे थे, बड़ा बड़ा हार पहन लेते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे। तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूं कि क्या है बीजेपी। ये है बीजेपी की कुंडली, दर्शकों, जिसको कि हम लगातार आपके यहाँ चर्चा करते रहते हैं और हमेशा 2 सवा 2 साल से चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम बार बार आपको कह रहे हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति फ्रॉड है, छल कपट का योग है, धोखाधड़ी, अपने एलाइज के साथ धोखा, दुनिया भर के सारे सिस्टम को मतलब बिगाड़ करके वो अपने काम करेंगे, उनकी दशा भी इस तरह की चल रही है। तो और साथ में जहां तक ज्योतिष की बात है, तो मैं उन सभी ज्योतिष के जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी में हैं, उनसे कहता हूं भैया ये कुंडली है और इस समय बीजेपी की वर्तमान में दशा जो चल रही है, दर्शकों आपकी जानकारी के लिए पुनः रिपीट कर देता हूं। चंद्र केतु राहु, मतलब पूरी तरह से चंद्रमा में केतु राहु, पूरी मानसिक रूप से एक ग्रहण की इक्लिप्स की दशा होती है। किसी का मन अगर विक्षिप्त होगा या सिर्फ और सिर्फ खुराफात सोचेगा, मतलब सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक खुराफात सोचेगा, तो उसकी ये दशा होनी चाहिए। एक तरह से नेगेटिव माइंडसेट की दशा है। तो उन्होंने वैसे ही किया जो आप लोगों को सामने है। तो सबसे पहले मैं फिर से ये अपने आप जो आप बात करें, 12 अक्टूबर का है दर्शकों, आज का नहीं है, ये 12 अक्टूबर की डेट है, 12 अक्टूबर का राइटअप है। और मैं दोबारा से शेयर कर देता हूं जो मैंने कहा था बीजेपी के बारे में, और उसके बाद हम परिणाम पर भी आएंगे, क्योंकि परिणाम पर भी मैंने जो बातें कही थी वो मैंने पिछले 2 वर्ष से भी ज्यादा समय में बीजेपी आरएसएस की हॉरोस्कोप पर डिस्कशन करते हुए देशवासियों की कमजोर हो चुकी जो फॉल्स नैरेटिव, फेक न्यूज एंड प्रोपेगेंडा के कारण चेतना को जगाने का प्रयास किया गया। मैंने कहा था, ग्रहों के आधार पर डीप रिसर्च करते हुए बताया कि हमारे सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार जितने भी अधार्मिक, असत्य, छल कपट और पाप कर्मों की व्याख्या की गई वो उनकी हॉरोस्कोप में है। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एफर्ट्स, मेंटल इंक्लिनेशन जिसको मनोभाव कहते हैं, एसोसिएशन के भाव में इनके सभी पाप ग्रह बैठे हैं। कौन कौन से पाप ग्रह हैं? वक्री मंगल है, वक्री राहु है, राहु तो वक्री होता ही है, राहु है, वक्री शनि भी है, और देव गुरु बृहस्पति जो बुद्धि और विवेक के कारण है वो भी इसी में पीड़ित है, गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। और इसी तरह इनका नैतिक बल, मॉरल जो मोरालिटी है वो भी बहुत कमजोर, क्योंकि 9वां घर भी इनका पीड़ित है। और इसी ये लगभग मर चुका है, नैतिकता इन लोगों के अंदर मर चुकी है। वो हम देख ही रहे हैं कि दिल्ली में आतंकवादी घटना घटी। संजय जी, हम बीच बीच में अपने सब्जेक्ट पे वापस आ जाएंगे, लेकिन जहां दिमाग में आ रहा है मैं बोल दूंगा जरूर। पहलगाम हमले के बाद आपके मोदी जी और अमित शाह और आपके डिफेंस के लोग और राजनाथ सिंह सब लोग कहते हैं कि ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है,
कि अगर भविष्य में कोई भी आतंकवादी घटना घटेगी तो हम उसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे। तो अब भैया बताओ, अब एक्ट ऑफ वार हो गया ये, तो इसमें कौन सा तुम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहे हो, ये बता दो। पहले तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर का जो कटोरी में सिंदूर और फैला हुआ दिखाया था, वो वास्तु के हिसाब से या धर्मशास्त्रों के शकुन शास्त्र के अनुसार वो अशुभ है। सिंदूर को प्रोटेक्ट करना है तो सिंदूर पूरा कटोरी बाउल में होना चाहिए था, वो फैला हुआ है तो इसका मतलब है अभी और ऐसी आप दुर्घटना है और ऐसे और आगे कष्ट देखेंगे, तो जो अभी 13-14 फिर मर गए दिल्ली में। लेकिन यूपीए की जब नैतिकता की हम जब कंपैरिजन करते हैं तो दर्शकों की मेमोरी के लिए बता देता हूं, बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता हो, मैंने तो ट्वीट भी किया था कि 26/11/2008 को जब बंबई में, जिसको 26/11 के नाम से बहुत पॉपुलर हुआ, जब आतंकवादी हमला होता है, उस समय देश के गृह मंत्री ने रिजाइन किया था और उस राज्य के मुख्यमंत्री ने भी, विलासराव देशमुख थे, उन्होंने भी रिजाइन किया था। लेकिन आप पहलगाम, उरी, पठानकोट, पुलवामा और अब ये दिल्ली तक, आपके राजधानी तक आ गए और अभी तक वहां किसी का कोई इस्तीफा नहीं हुआ, किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स नहीं की गई। तो ये मैंने बात कही थी कि इनकी नैतिकता लगभग मर चुकी है। इनका लग्नेश बुध 9th हाउस में राहु केतु से पीड़ित होकर कपट योग बना रहा है, अतः सभी राक्षसी और दुष्ट ग्रह योग उपलब्ध होने के कारण ये पार्टी जब तक देश में सत्ता में रहेगी तब तक ये असत्य और भ्रामक प्रचार करके देश में भ्रम की स्थिति पैदा करके भ्रष्टाचार, अपराध, हेट्रेड, वायलेंस, इमोरल एक्ट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस का अपमान करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इनके डीएनए में है ये जनता के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और अन्य फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेंगे। इनसे प्रश्न पूछने वालों के खिलाफ हेट्रेड और फर्जी केसेस के द्वारा डिमोरलाइज करने का, उनके खिलाफ विंडिक्टिव कार्रवाई करने का प्रयास करते रहेंगे। गुरु चंडाल योग होने के कारण ये फैक्ट्स को ट्विस्ट या डिस्टॉर्ट करके फेक न्यूज के द्वारा सांप्रदायिक दंगे, धर्म संस्कृति का असत्य ज्ञान और पाखंड का प्रसार करके देश की पीस हार्मोनी को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। सभी पाप कर्मों में इनका कॉर्पोरेट कंट्रोल मीडिया और आलीशान बड़े बड़े आश्रम बनाकर लोगों को मूर्ख बनाने वाले संत महात्मा भी इनका साथ देंगे। इनके अंदर राक्षसों की भांति समाज में भेदभाव, घृणा का माहौल बनाने, प्रेम, संवेदनहीनता, संवेदनहीन आचरण का भी ग्रह योग है। अब आगे जो लाइन मैं दे रहा हूं संजय जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, इस अपने ऑफिस को बोलिएगा इस लाइन को जरूर हाईलाइट करके, ये 12 अक्टूबर का है, आज का नहीं है। चुनाव तो हुए उससे पहले का है और काफी पहले का, 1 महीना भर पे। ये सत्ता में मैंने प्रेडिक्शन ये दी थी, ये देखिए, ये सत्ता में चुनावी हेरा फेरी करके सिर्फ अपने पाप कर्मों के दंड से बचने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे, सदैव करेंगे। देश में सट्टा, ड्रग्स का कारोबार, महिलाओं का शोषण, दलित आदिवासियों की जमीनों पर किसानों की जमीन पर कब्जा करना आदि के अपराध करने का इनका सदैव प्रयास रहेगा। इनकी बुद्धि, ज्ञान और विवेक सभी भ्रष्ट हैं। तो संजय जी ये सब मैं बातें कह चुका था। तो इसके बाद हमारे पास में अब आपको दिखाता हूं, यह है बिहार की कुंडली, बिहार राज्य की कुंडली। जो बिहार राज्य का दुर्भाग्य है, बिहार की कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। मैंने इसमें नीचे नोट भी लिखा हुआ है कि ज्यादातर सरकारें गवर्नेंस में कमजोर साबित होंगी। ये बिहार का दुर्भाग्य रहेगा। समाज हमेशा बटा हुआ रहेगा। दबंग लोग प्रशासन पर हावी रहेंगे क्योंकि इनकी कुंडली में चंद्रमा शनि से पीड़ित है और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर मंगल लगन के ऊपर दृष्टि बना रहा है जो छठवें घर का लॉर्ड है। तो मैंने जब ये ट्रांजिट ऑन द डे ऑफ काउंटिंग 14/11/2025 संजय जी आपके प्रोग्राम में शेयर किया था मैंने कि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन का ग्रह योग दिखा दिया था। तो मैंने साफ साफ लिखा था चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन दी स्टेट, ये कहा है हंग स्टेट रिजल्ट्स, कई गठबंधन टूटेंगे, सहयोगी दलों का बहुत कमजोर प्रदर्शन होगा, प्रदेश की जनता पुअर गवर्नेंस, वोट चोरी, संविधान को कमजोर करने वाले जैसे इश्यू को महत्व देकर वर्तमान सरकार को बदलने के लिए मतदान करेगी। ये हम सत्य की बात कर रहे हैं जो ज्योतिष में ग्रहों का योग है। साथ में मैंने ये भी लिखा राज्यपाल की और चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध रहेगी, जो आने वाला समय बताएगा। और आने वाला समय क्या बताएगा संजय जी, मैं आपको फिर से थोड़ा सा आगे की भविष्यवाणी बता देता हूं। ये मैंने सूर्य संक्रांति की कुंडली बनाई है। सूर्य संक्रांति मतलब 16 तारीख की। आज हमारा 16 तारीख संडे ही है, तो 16 तारीख की जो कुंडली है, 16 तारीख की कुंडली में मंगल और सूर्य 10वें भाव में आ रहे हैं। लग्न पीड़ित है, लग्न राहु केतु से पीड़ित है, मतलब महीना
लग्न का मतलब है पूरे महीने का हम व्यवहार अगर देखेंगे तो लग्न से देखा जाता है, क्योंकि लग्न हमारी कुंडली में ज्योतिष के अनुसार हमारे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। तो संजय जी इसमें छठवें घर का लॉर्ड बुध आपके 10वें घर में है, प्लस सूर्य और मंगल है। तो आप दर्शकों सुन लीजिए मेरे, सूर्य राजा का गवर्नेंस का प्रतीक है और मंगल हिंसा का और उत्तेजना का एग्जीक्यूटिव का प्रतीक है। और ये जो भारत की कुंडली है, मैं दर्शकों को मेदिनी ज्योतिष फिर समझा देता हूं। भारत की कुंडली, जब देश की कुंडली हम देखते हैं दर्शकों, तो 10वें भाव से सत्ता आती है और चौथे भाव से आपका अपोजिशन पार्टी देखी जाती है और प्रजा भी वहां से देखी जाती है। तो इस कुंडली में इंडिया के जो चार्ट मैंने दिखाया संजय जी, सिंह राशि आती है चौथे घर में। तो अतः अपोजिशन को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह बना सूर्य और प्रजा को भी रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह बना सूर्य, और साथ में मंगल बैठा हुआ है। और जो कि मंगल, मैंने आपको पहले ही आपके प्रोग्राम में कहा था, मंगल की दशा शुरू हो चुकी है, मंगल आंदोलन का कारक है। तो 16 तारीख संडे ऑनवर्ड ये आंदोलन एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में खड़ा होने जा रहा है, बिहार का चुनाव, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी डिसीजन ले सकती हैं, सड़कों पर आंदोलन करेंगी। ये आने वाला मेरे भविष्यवाणी में दे रहा हूं कि इस इलेक्शन के रिजल्ट का परिणाम क्या है। मैं बार बार उस बात पर कायम हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। ये जीत देखिए, जहां तक अगर आप एक लॉजिकली देखिए संजय जी, बिहार उनके पास पहले से ही था, तो आप किस चीज की उम्मीद कर रहे थे? बिहार तो पहले से ही सरकार थी, 20 साल से उनकी सरकार है, और एक पैटर्न उनका देख लीजिए। राजीव जी, उम्मीद तो आप जता रहे थे, उम्मीद तो आपने लोगों के मन में पैदा कर दी थी कि बिहार हारेंगे और मोदी का 14 नवंबर को बड़ा नहीं, उम्मीद मैंने नहीं पैदा की। मैंने ये कहा था बिहार में हंग रिजल्ट आएंगे, किसी सिंगल पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, अभी भी वही रिजल्ट है। और दूसरा बात ये भी कहा था साथ साथ कि भाई चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध रहेगी और बीजेपी की। जब मैं आपको बता रहा हूं सामने वाला चोर है, आप उसको पकड़ ही नहीं रहे हो, तो आपकी गलती है, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल पार्टी के, मेरा कोई स्टेक तो है नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी और जनता को देखना है कि जब सामने वाले का चरित्र हमको पता है तो हम उसके हिसाब से एक्ट नहीं करते हैं। तो उम्मीद नहीं है तो राजीव जी एक सेकेंड, अब हमें पता है कि बीजेपी का चरित्र यही है, हर जगह यही रहना है, तो हम मान लें फिर बंगाल में भी ये जीतेंगे, फिर यूपी में भी ये जीतेंगे, फिर साउथ में भी जीतेंगे, चरित्र तो वही है। तो फिर ये बात क्यों नहीं आती कि बेईमानी के चरित्र पे भी ये हारेंगे? ये नहीं, ये नहीं। मैं तो देखिए, ज्योतिष जो है बेसिकली, मैं अक्सर लोगों को बता, ज्योतिष जो है जीपीएस है लाइफ का। जर्नी तो आपको ट्रेवल करनी है संजय जी, जीपीएस है वो आपको बता रहा है कि सड़क कहां पर बन रही है, सड़क कहां पर टूटी हुई है, तो गाड़ी का गियर तो आपको अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है उसे। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाने में आपको ज्योतिष, भाई पूर्व काल में राजा महाराजाओं के राजगुरु जोशी होते थे, वो बताते थे। जब देखिए आज का इलेक्शन एक वॉर की तरह से हो गया, पूर्व काल में भी संजय जी जब राजा को अटैक करना होता था शत्रु देश पे, तो राजगुरु ज्योतिषी को बुला करके वो कंसल्ट करते थे कि गुरुदेव हमारी दशा क्या चल रही है और सामने वाले शत्रु की क्या दशा चली है। तो वहां ज्योतिषी रोकता था कि भाई आपको इस समय अटैक करना चाहिए या इस समय डिफेंसिव होकर चुप होकर रह जाना चाहिए। मैंने एक ट्वीट मतलब एक पोस्ट सब लोगों को शेयर की थी। एक मतलब एक जो है कांग्रेस ने एक सीट बाई इलेक्शन में जीती है, वो सज्जन मेरे पास 1.5 साल पहले आए थे, 4 PM की वजह से मेरे फैन बने वो, और वो वहीं से बाई इलेक्शन जीत गए। जब वो मेरे घर में आए थे तो मैंने, बहुत अच्छा समाज सेवा भी करते हैं, मैंने उनसे यही कहा था कि आपको जो है जन सेवा करनी चाहिए। जब वो मेरे से ज्योतिषी, मेरे तो राहुल गांधी तो मेरे से सलाह लेने नहीं आए, राहुल गांधी और ना तेजस्वी से मेरा कोई संपर्क है, ना अरविंद केजरीवाल से, किसी से भी नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को की चेतना को जगाने का 2.5 साल से काम कर रहा हूं, और कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, बल्कि मैंने कहा बीजेपी वाले लोग ज्यादा आते हैं। तो देखिए वो सज्जन इलेक्शन जीते तो पूरी ज्योतिष के फंडामेंटल सिद्धांत लग रहे थे। मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन कुंडली की बेसिक चीज बताते। मिथुन लगन की कुंडली, उनकी शनि की महादशा चलिए, शनि उनका जन्म का 65 का जन्म है, 1965 का। शनि उनका 9th लॉर्ड था, 9th हाउस में, और इस समय ट्रांजिट में 4थे हाउस से गोचर कर रहा है, और चौथे मतलब 10वें घर से गोचर कर रहा है, 4थे हाउस को देख रहा है, और बृहस्पति उनका लगन में था। देखिए वो व्यक्ति सारे, जबकि रूलिंग पार्टी की सरकार है वहां पर बीजेपी की, और उसके बावजूद कांग्रेस का कैंडिडेट कैसे जीत गया? तो ये तो देखिए, क्योंकि वहां पर उस बाई इलेक्शन में बीजेपी ने, अमित शाह ने फोकस नहीं किया था मैनिपुलेशन का, वो एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ। इसी तरह से आपने देखा कि जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर सत्य है, आप ममदानी का केस देख लीजिए, करेक्ट डेटा था
और वहां पर डेमोक्रेसी के नाम पर अगर आप देखिए कि आज दुनिया में कहीं कहीं डेमोक्रेसी जिंदा है तो केवल और केवल अमेरिका में है, और इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड में भी देखो 3-4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। आपका एक एक मुस्लिम कम्युनिटी का लड़का और एक फर्स्ट जनरेशन का पॉलिटिशियन, और वो न्यूयॉर्क जैसी सिटी में जीत जाता है, लेकिन हमारे देश में क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब चीजें आप देख रहे हैं कि जो भी इसमें आपने हथकंडे अपनाए, वो मैं बताऊंगा मोदी जी का इस इलेक्शन को क्या नाम है जीतने के क्या क्या कारण थे, किसकी वजह से मोदी जी को इलेक्शन ये मैनिपुलेट करना ही था, जो भी है आगे आने वाले टाइम खुलासा होगा। तो एक तो मैंने 16 नवंबर आपकी नवंबर बताई है, 1 तारीख और 10 को आप नोट कर लीजिएगा। 28 तारीख को, 28 नवंबर को शनि मार्गी हो रहा है, वक्री चल रहा है। वक्री ग्रह के जो प्रभाव हैं हमारे ज्योतिष में इरेटिक आते हैं, मतलब अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। और शनि का हमारे भारत की कुंडली में एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 9th लॉर्ड है, 9th हाउस होता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, जिसमें ईडी, सीबीआई और आपके ये जो इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, सब उसी में आते हैं। साथ में 10वें घर का, सत्ता के घर का लॉर्ड, वो मार्गी हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जनता का कारक है, वो प्रजा का कारक है, डेमोक्रेसी का ऑर्डिनल सिग्निफिकेटर है। तो शनि की दशा भी एक संकेत दे रही है कि पब्लिक का इसमें, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का। 1 तारीख और मैं दे देता हूं, 5 दिसंबर, 3 डेट नोट कर लीजिएगा, 16 नवंबर, 28 नवंबर और 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को जब मंगल राशि बदलेगा, धनु राशि में जाएगा, वो बृहस्पति की उग्र राशि है, वहां से चौथी दृष्टि से शनि को प्रभावित करेगा, जो इंडिया का चार्ट है, और शनि जो है मंगल को 10वीं दृष्टि से प्रभावित करेगा। तो ये लगातार एक आंदोलन की तरफ जा रहे हैं। जिस चीज की सुस्ती दिख रही थी, अक्सर लोग आप पूछते हैं मेरे से कि राजीव जी कब ये लोग हटेंगे, तो मैंने कहा जनता, अल्टीमेटली जो रूलर है इस डेमोक्रेसी का, जो मालिक है, वो आप लोग हो। जब तक आप लोग सड़कों पे नहीं आओगे, जब तक आप अपने अधिकारियों को नहीं लड़े, भूल जाइए कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करिए, भूल जाइए इलेक्शन कमीशन तो आपने देख लिया, वो कहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। आपको सड़कों पे आना वाला, क्योंकि अल्टीमेटली आपका वोट चोरी हो रहा है और आपका डेमोक्रेसी खतरे में है। तो वो सारे की सारी सिचुएशन 16, 28 और 5 दिसंबर से बन रही हैं। मैंने आपको दर्शकों आपको ये जानकारी के लिए बताया कि भाई नरेंद्र मोदी जी का इस इलेक्शन को जीतने का कारण क्या था, मतलब उनको ये केन प्रकार, मतलब साम दाम दंडभेद से इलेक्शन जीतना था। तो मैं सिलसिलेवार पॉइंट वाइज बताता हूं। भाजपा, मोदी जी, शाह का बिहार इलेक्शन का मैनिपुलेशन करना इन कारणों से बहुत जरूरी था। नंबर 1, हमारे युवाओं को बेड़ी हथकड़ी में एरोप्लेन में इंडिया भेजने के अपमान, और ट्रंप द्वारा लगातार 50 से ज्यादा स्टेटमेंट ये देना कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रुकवाया, इसमें 8 फाइटर जेट गिरे थे, इस नैरेटिव को बदलने के लिए जरूरी था। पहलगाम में आतंकवादी हमला, निर्दोष लोगों की हत्या, उसके बाद वीक पॉलिटिकल विजडम के कारण आर्म फोर्सेस का जो नुकसान हुआ इनिशियल डेज में, जिसमें कुछ हमारे जेट वेट गिरे होंगे, वो जांच का विषय। फिर अचानक ऑपरेशन सिंदूर का बंद हो जाना, रोक देना, इस नैरेटिव को बदलने की भी मोदी जी को बहुत जरूरत थी। भारत पर ट्रंप द्वारा 50% टैरिफ विद पेनल्टी, इस अपमान के नैरेटिव को बदलने के लिए जरूरी था बिहार इलेक्शन का जीतना। इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में भारत के साथ कोई बड़ा देश खड़ा नहीं हुआ, इस फेल्ड डिप्लोमेसी के नैरेटिव को बदलने के लिए जरूरी था। पड़ोसी देशों में जैन जी द्वारा आंदोलन जो हुआ, जैन जी द्वारा आंदोलन हुआ, वर्षों से जमी हुई सरकारों को उखाड़ फेंका गया, इस घबराहट के नैरेटिव को भी बदलने के लिए, कि जिससे मोदी जी ने बताया ना कि कल नया उन्होंने फॉर्मूला दिया, एम कह रहे हैं महिला और वाई से यूथ, मतलब वो, जबकि यूथ ने इस इलेक्शन में वोट दिया ही नहीं है इनको, क्योंकि इंडिया अलायंस की कुंडली में बुध लग्न में था, तो इंडिया अलायंस को वोट जाना चाहिए। यही कारण है कि मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैंने भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से जाना कि क्या नाम है, तेजस्वी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, कितने करोड़ मिले हैं, वो आप लोगों का विषय है। तो जैन जी द्वारा आंदोलन करके वर्षों से जमीन सरकार को उखाड़ना, इस घबराहट में भी इस नैरेटिव को बदलने की जरूरत थी कि युवाओं ने मुझे वोट दे दिया, युवा मेरे खिलाफ नहीं है, मोदी जी को घबराहट हो रही है। और राहुल गांधी द्वारा वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे और बिहार में यात्रा के बाद उमड़े जन सैलाब के कारण पैदा हुई घबराहट की उस नैरेटिव को भी बदलना था। राहुल द्वारा कर्नाटक फिर हरियाणा में इलेक्शन मैनिपुलेशन और वोट चोरी के एक्सपोज के बाद की घबराहट भी मोदी जी के अंदर थी, इसलिए नैरेटिव बदलने के लिए जीत जरूरी थी।
एसआईआर को जस्टिफाई करने और उसके द्वारा फ्रॉड के नैरेटिव को बदलने के लिए जरूरी था। और संजय जी आपने देखा भी क्या, वो अभी मोदी जी का कोई ट्वीट किसी जगह पे मैं सुन रहा था, उन्होंने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया एसआईआर के लिए। वो आरएसएस पर पार्टी अध्यक्ष को केंद्र में अपनी सरकार को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एलाइज पर दबाव बनाने की रणनीति को सफल बनाने के लिए ये जरूरी था। देश में एम समीकरण जो या तेजस्वी का था, उस समीकरण को या आपका जो जातीय सोशल इंजीनियरिंग है उसको फेल करने के लिए भी अखिलेश, ममता, नायडू और लालू परिवार पर दबाव बनाने के लिए ये इलेक्शन का जीत जरूरी थी। बिहार में पावर कॉन्ट्रैक्ट में 62,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, जिसको कि भाजपा के नेता हैं, अब पता नहीं कितने दिन तक रहेंगे वो, और पूर्व में वो ऊर्जा मंत्री थे, उनसे ज्यादा अच्छा इन सब चीजों को कौन जानता। उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने अपने आईएएस कॉन्टैक्ट्स में ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट्स के द्वारा जो पेपर्स की स्टडी की तो उसमें 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस 62,000 करोड़ के घोटाले को अगर वो सरकार बदल जाती तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता। इसीलिए बिहार का इलेक्शन जरूरी था, उस 62,000 करोड़ के घोटाले को जस्टिफाई करने के लिए या उसको एक्टिव करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप और विश्व के बड़े बड़े देशों के लीडर्स की निगाह में अपनी पॉपुलैरिटी स्टेब्लिश करने के लिए एससीओ समिट का फेलियर, यूएस यात्रा, अन्य विदेशी यात्राओं में जो भारत को लाभ नहीं मिला, उस ह्यूमिलेशन से बचने के लिए भी मोदी जी को ये सब करने की जरूरत थी। इसीलिए ये बिहार इलेक्शन का ये क्या नाम है घोटाला हुआ है। ये घोटाला है जो आप लोगों के सामने आएगा, मेरा विषय वो नहीं है, मैं तो उसमें जाता हूं। सबसे बड़ी बात है, देखो संजय जी, जब तक देश की जनता डेमोक्रेसी का मीनिंग नहीं समझेगी, मैंने अक्सर आपके प्रोग्राम में कहा, हालांकि मेरा वो विषय नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपका देखो, डेमोक्रेसी की लाइफ क्या है, डेमोक्रेसी की आत्मा है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इक्वल वोटिंग राइट्स और सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी में लीडर्स पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होता है। ये एक देश या समाज को रन करने का ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों के पास ही देश या संस्थाओं को चलाने की पावर होती है, जिसे वे अपने वोट के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके कंप्लीट करते हैं। इसकी रूट जो जिस फिलॉसफी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो सबसे बड़ी बात है, इस डेमोक्रेसी को जो कमजोर करने वाली जो 3 कड़ियां हैं उनको आपको समझना चाहिए कि वोटर एपैथी, पब्लिक की उदासीनता, लो टर्नआउट ऑफ वोटर, मिस इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल एंड कैप्चरिंग ऑफ मीडिया, फॉल्स नैरेटिव, प्रोपेगेंडा, सत्य की जानकारी ना देना, सरकार से प्रश्न ना पूछना, एंड एलाइट द्वारा कैप्चर मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म या पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस का सत्ता पर, पैसे की ताकत पर कब्जा या देश के रिसोर्सेज पर कंट्रोल, इसको कमजोर करने वाले सबसे बड़े एनिमीज हैं। क्योंकि यही हमारे देश में आ रहा है कि जो लगातार बातें हो रही हैं कि एक सर्टेन, जिसको आप अपर कास्ट कहते हो, पैसे वाले कहते हो, कॉर्पोरेट कहते हो, ब्यूरोक्रेट कहते हो, उन लोगों ने देश के रिसोर्सेज पर कंट्रोल किया हुआ है और 90% जनता धक्के खा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा ईवीएम में हेरफेर, वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़, पुलिस और अन्य एजेंसीज के सहयोग से मुस्लिम, दलित और गरीबों को वोट डालने से रोकना मीडिया कंट्रोल से भी ज्यादा सीरियस क्राइम है। इसके लिए प्रत्येक वोटर को अपनी एकमात्र ताकत, पावर गिवन बाय द डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संघर्ष जरूर करना चाहिए। आज संघर्ष करने का टाइम है, जो कि दशा लोग अक्सर पूछते थे 10 साल का, वो दशा निकल गया संजय जी, जहां पर इमोशनली हो जाते आप, हम भी हैं, आप भी हैं। इस बिहार का जो चुनाव है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का इवेंट बनेगी। जो आप ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, तो संजय जी एक लॉजिक है, उससे आप चिंतन करिएगा। मोदी जी अभी तक किसी महिला को नहीं हरा पाए हैं पावर में। मायावती जब तक थी, जयललिता थी और ममता बनर्जी, इन्होंने हमेशा मोदी जी को इलेक्शन में हराया। तो इसलिए उनका कोशिश तो रहेगी, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि मोदी जी ने स्वयं अपने जीवन में किसी महिला का सम्मान नहीं किया। वो अपनी पत्नी को भी बीच में ही छोड़कर चले आए थे, और उसके बाद वो उनकी पत्नी की बहुत सारी इच्छा थी, वो उनका पर्सनल विषय है, उन्होंने कितना सम्मान किया वो ज्यादा जानते हैं। आपको मोदी जी से ऐसा लगता है व्यक्तिगत खुन्नस निकालने, मतलब एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को मतलब व्यक्तिगत खुन्नस तो नहीं निकालनी चाहिए। आप मोदी जी के नहीं, व्यक्तिगत खुन्नस नहीं है। देखो आपको मैं बताता हूं कि भाई देखो मोदी जी के बिहार की अपनी सफाई देते देते आए, अब बात को बड़ी सफाई से घुमा रहे हैं, दर्शक मानेंगे नहीं। नहीं, अरे देखो क्यों नहीं,
क्यों क्यों नहीं मानेंगे? देखो ये है दर्शक, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ये दर्शक है, दर्शक जरूर राइट अप शेयर करें। क्या मोदी जी जो झूठ और असत्य शब्दों को तोड़ मरोड़ और बोलने की मानसिक बीमारी है? देखिए सबसे बड़ी बात है टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन के फर्जी डेटा के द्वारा देश को मिस इन्फॉर्म करना, नोटबंदी लगाकर भ्रष्टाचार आतंकवाद खत्म करने का वायदा, आरएसएस का फ्रीडम इसके स्ट्रगल में कोई पार्टिसिपेट किया, इसकी झूठी जानकारी, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। संघ चालकों और स्वयंसेवकों का जेल जाने का फेक स्टेटमेंट देना, नेहरू जी और सरदार पटेल के संबंधों पर लगातार झूठ बोलकर फाल्स नैरेटिव बनाने का प्रयास, ऐसे ही झूठे बयान सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जी, अन्य नेताओं के बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, आजादी से पहले और आजादी मिलने के बाद हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के गलत आंकड़े देकर के देश को गुमराह करना, धर्म संस्कृति के सभी विषयों को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करके देशवासियों को भ्रमित करना। तो बंगाल का उन्होंने एक कारण तैयार कर दिया संजय जी, जो उन्होंने अभी शायद अपने पार्टी हेडक्वार्टर से उसका ऐलान भी कर दिया कि बंगाल में जंगल राज खत्म करेंगे। तो मैं उन्होंने बंगाली टॉपिक लेके आ गए हैं वो पहले से, जिसकी उन्होंने बिहार में शुरुआत की थी। तो दर्शकों की जानकारी के लिए मैं उसका भी खुलासा, उसका भी गुब्बारा फाड़ने की प्रयास करूंगा। लेटेस्ट इन बिहार रैली, देश में यह कहकर भ्रम पैदा करना कि की वर्सेस ऑफ वंदे मातरम ड्रॉप्ड इन 1937, जिसके कारण देश में विभाजन का बीज बोया। लॉन्चिंग ए ईयर लॉन्ग 150 ईयर्स ऑफ द नेशनल सॉन्ग, जो वंदे मातरम की जो अभी 150वीं वर्षगांठ थी, उसमें नेहरू जी के ऊपर थूप रहे हैं। ये ब्लेम नेहरू जी के ऊपर लगाएगा, जबकि सच क्या है, सत्य जाने दर्शकों, ये राइट अप में है, जरूर बॉटम में देखिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा। ये गीत 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया, पूर्ण रूप से उनके उपन्यास आनंद मठ में 1882 में पब्लिश हुआ। तब आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ था। संविधान सभा की बहस, संजय जी, संविधान सभा की जो बहस हुई थी 24 जनवरी 1950, दर्शक नोट करें, 24 जनवरी 1950 की बैठक में आधिकारिक रूप से पहले दो छंदों को, जिसमें दुर्गा नाम आता है, वो जो मोदी जी दुर्गा से ही बेसिकली धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, आधिकारिक रूप से दो छंदों को अपनाने, पहले दो छंदों को ही अपनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें मातृभूमि की स्तुति है केवल। इस गीत में पहले दो छंदों में मदरलैंड की प्रेयर है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई शब्द नहीं हटवाया, इसमें नेहरू जी ने कोई व्यक्तिगत रूप से शब्द नहीं हटवाया था। संवैधानिक जो संविधान की सभा हुई थी संजय जी, इसके जानते सभापति कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। एक कलेक्टिव डिसीजन था, जिसमें उस समय के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा कि पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। 1870 में ब्रिटिश पीरियड में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग मरे। अंग्रेजों की पुलिस ने भारतीयों में असंतोष बढ़ाया। बंकिम जी जो एक बंगाली नोवेलिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने मातृभूमि को देवी के रूप में चित्रित करके लोगों में राष्ट्रपति जगाने का प्रयास किया था, इसीलिए यह गीत लिखा गया था। तो संजय जी ये तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आगे मैंने अपनी बात कह दी है। और साथ में एक और बात, ये बताइए मुझे अब राजीव जी, आपने संघ को लेके भी कहा था कि कुछ विदेशी फंडिंग, संघ का मामला, संघ तो बैकफुट पे आ गया होगा, मोदी जी ताकतवर बन गए, अब संघ का भविष्य क्या है? और जो विदेशी फंडिंग वंडिंग का आपने जिक्र किया था, उसमें कुछ चर्चाएं, कुछ सामने चीजें आई भी हैं, क्या भविष्य दिख रहा है संघ में? बीजेपी में क्या चीज गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक संजय जी एक सेकंड और लूंगा मैंने एक 25 जुलाई की एक प्रेडिक्शन शेयर की थी, जो दिल्ली में आतंकवादी घटना घटी, और 25 मई की है, ये 25 मई 2025 की है। तो उसके बाद पुलवामा घटा, क्योंकि सॉरी अप्रैल में पुलवामा घट गया था, लेकिन 25 मई के बाद उसमें मैंने लिखा है कि आने वाले 18 महीने मोदी जी, अमित शाह, उनकी समस्त सरकारों के लिए अत्यंत कष्टकारी होंगे। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी घटनाओं के बढ़ने, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, टाइफून, फ्लड्स जैसे नेचुरल प्राकृतिक प्रकोप भी आएंगे। तो ये बातें मैंने कही थी, इसलिए दिल्ली की घटना देखिए उसके बाद घटी, हालांकि इन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की। अब आता हूं मैं आपकी उस प्रश्न पर जो आपने अभी अभी मेरे से डिस्कस किया है, वो आरएसएस। तो दर्शकों, ये आरएसएस की हॉरोस्कोप है। इसमें देख लीजिएगा, बीजेपी की कुंडली इस तरह से एक सिमिलर कॉम्बिनेशन है। इन शुक्र और शनि 12वें भाव में है, और इनका शुक्र जो है, शुक्र भोग विलासता का कारक होता है, और 12वां भाव जो होता है संजय जी, थर्ड हाउस हमारा एक्टिविटीज का होता है। हमारे हाथ पैर पुरुषार्थ जितना भी करते हैं, आपकी जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, वो एंथुजियाज्म है, स्टेमिना है, स्टेमिना भी थर्ड हाउस से देखा जाता है।
वो अगर उसका लॉर्ड बार में घर में चला है तो आप प्रयास जरूर करोगे विदेशों से संबंध कुछ बनाने का। तो भोग विलासता की बात मैंने की थी, और सेवेंथ लॉर्ड है तो सेवेंथ हाउस ट्रेड का भी होता है। और संजय जी, ये कुंडली आरएसएस की 27 सितंबर 1925 की है। दर्शकों, ये है आपका वो समय का 6 जुलाई 2025 को मैंने आरएसएस की डिटेल में चर्चा की थी। तो केवल उतना पोर्शन जो है इसमें हाईलाइट करिएगा, जो फर्स्ट लाइन मैंने रेड लाइन से मार्क की है, मैं उनको पढ़ के बताता हूं। ये संस्था धर्म और आस्था की आड़ में बिजनेस, ट्रेड, भोग विलासता, डोनेशन और अन्य लग्जरीज फंड ट्रांसफर में इन फॉरेन लैंड्स एसेट्स की मानसिकता रखने वाले ग्रह योगों से प्रभावित है। तो जो आपने बात कही थी, ये राइट अप में पॉइंट्स लिखे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड चले जाएंगे दर्शकों के पास। मैंने आप सभी के साथ 6 जुलाई के प्रोग्राम में आरएसएस की हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए कहा था कि यह संस्था धर्म, संस्कृति और आस्था की आड़ में बिजनेस, ट्रेड, भोग विलासता, डोनेशन और अन्य लग्जरीज फंड ट्रांसफर इन फॉरेन लैंड्स एसेट्स की मानसिकता रखने वाले ग्रहों योगों से प्रभावित है। अभी 2-3 दिन पहले यूएसए में एक मीडिया ग्रुप ने एक्सपोज किया कि आरएसएस ने यूएस की एक लॉबिस्ट फर्म को $3,30,000 का पेमेंट किया, क्या नाम है, उसके लिए लॉबिंग के लिए, यूएस लॉ मेकर से फेवर लेने के लिए। अब ये जांच का विषय है, क्या ये अदानी को बचाने के लिए था, या मोदी जी को बचाने के लिए था, या यूएस इंडिया ट्रेड को डील को मेटरलाइज कराने के लिए था, या अपने ऊपर यूएसए में कोई बैन लग सकता उस घबराहट से ये पेमेंट किया गया। ये सब जांच का विषय है। यूएस में लॉबिंग, एक दर्शकों की जानकारी के लिए बता, यूएस में लॉबिंग एक लीगल प्रोफेशन है, और लेकिन इसको डिस्क्लोज जरूर करना पड़ता है। देशवासियों को जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस ने उसी लॉबिस्ट फर्म को हायर किया, पेमेंट किया, जिसे पाकिस्तान भी यूज करता है। आपके यहाँ वो भारत पाकिस्तान कराते हैं, लेकिन वहां देखिए कि वो उसी लॉबिस्ट फर्म को सेवाएं ले रहे हैं, जिससे पाकिस्तान भी सेवाएं लेता है। तो वहां तो आरएसएस और पाकिस्तान एक हो गया। आरएसएस भारत में अभी तक रजिस्टर्ड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं। अब इन्होंने किस कैपेसिटी और अथॉरिटी के साथ ये पेमेंट किया? क्या इसमें मोदी सरकार की रजामंदी शामिल है? इस सबसे यूएसए में भारत की छवि और खराब हो रही है। ये कंफर्म मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। देश की जांच एजेंसीज ईडी, सीबीआई, आईटी इस पर क्यों खामोश है? इसको संज्ञान इस पर जरूर लेना चाहिए। चलते चलते एक चीज और मैं संजय जी बात करता हूं कि हमने जब डेमोक्रेसी की बात की, एक तो सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूं कि देश में आज नरेंद्र मोदी की सत्ता अगर उखड़ेगी तो क्रांति के जरिए उखड़ेगी। उसका बेसिक प्रूफ देता हूं ज्योतिष के अनुसार। ये देखिए संजय जी, ये भारत की कुंडली का दशांश है। ये कुंडली को जब अपने ऑफिस में बोलिएगा हाईलाइट कर देगा। इस दशांश में, मतलब दशांश होता है कैरियर का एक्सपेंशन, जो 10th हाउस होता है उसकी एक्सपेंडेड कुंडली होती है। दर्शकों को जानकारी के लिए कि मेरी वर्क की जो स्पेसिफिक वर्किंग होगी वो आपको निकालनी है, तो D10 चार्ट जरूर स्टडी करना पड़ेगा। उसमें मंगल केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है 6वें घर में आपके आंदोलन, और 6वां घर होता है आंदोलन का। तो आंदोलन तो निश्चित है। देखिए कारण तैयार, बिहार इलेक्शन उसमें घी में आग डालने का काम करेगा। आपने देखा ही था कि भाई छोटी मोटी अभी जब से 6 सितंबर को मंगल आया है, तब से पहले लद्दाख में घटना घटी, बंबई में रैली हुई, बंगाल में भी रैली हुई SIR के खिलाफ। अब ये बिहार का चुनाव जो है, बेसिकली मैं तो चाहूंगा, आपके प्रोग्राम के माध्यम से लोगों से आह्वान करूंगा कि जो भी पॉलिटिकल लोग हैं जिनका स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस विक्ट्री में तो ये सीधा रिजाइन करके और शव यात्राएं निकालें इलेक्शन कमीशन की और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की। जगह जगह शव यात्राएं निकालें, और इस पॉलिटिक्स को कोई फायदा नहीं है। मैं आह्वान करूंगा, राहुल गांधी से कभी मिला नहीं, कई लोगों को बोला मैंने कि मिलवा दो, किसी ने नहीं मिलवाया अभी तक। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नहीं कोई जरूरत नहीं। राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी, इन सबको अब सड़कों पे आना पड़ेगा। आप इसी मैंडेट के लिए सड़कों पे जाइए, घर घर चले जाइए इस्तीफा दे करके, और डोर टू डोर कैंपेन कीजिए कि हमने आपके लिए लड़ा था, ये आपका इनाम है, हम उस पद को हम वैसे ही सेवा करेंगे बिना पद के, बिल्कुल वैसे ही हम समाज सेवी बन जाएंगे। और ये या तो सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों के जरिए रेजिग्नेशन सौंप दिए जाएं कि कोई फायदा नहीं है, जब आप हमारी चुनाव की पिटीशंस पर महीनों लगा देते हो, कोई निर्णय नहीं लेते हो, तो इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको
जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है अपार्ट फ्रॉम मोदी जी के बारे में तो हम 2.5 साल से कर रहे, वो आपका मीडिया है, गोदी मीडिया। आप इनके दफ्तरों पे भी जाकर के शोक संदेश भेजिए इनको, क्योंकि इनकी भी आत्मा मर चुकी है। तो इस लास्ट टॉपिक के साथ चलते चलते मैं प्रोग्राम खत्म करूंगा कि दर्शकों की जानकारी के लिए होनी चाहिए। आप तो मीडिया के आदमी हैं, आपको तो पता है कि आपकी क्या मतलब ड्यूटीज हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। मैं जल्दी से दर्शकों के लिए, क्योंकि कोई पॉइंट छूट ना जाए, मैं तो कंटेंट तैयार करता हूं, तो इसलिए मैं ये है दर्शकों आपके लिए, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन ए हेल्दी डेमोक्रेसी? इन ए हेल्दी डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन अपहोल्डिंग moral and democratic values that fosters an informed, engaged, and free society. These values are essential for ensuring the media serves the people interest. सीधी मूल भावना क्या होगा? मीडिया की जिम्मेदारी क्या है? मीडिया को पब्लिक के इंटरेस्ट की का ध्यान रखना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, एंड स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। जब तक आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्थिर करने का, बचाने का आपका जिम्मेदारी मीडिया की भी है। तो की मॉरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ मीडिया आर मॉरल, ये है आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज। द मीडिया फ्रीडम ऑफ द प्रेस freedom ensure the media can operate without censorship or fear of attack, allowing it to hold power accountable and expose abuses. Power को आप accountable बनाए, informing the public. The media serve as a conduit for information, educating citizen about political process, policies and events. An informed electorate is essential for healthy democratic participation. कितनी बड़ी बात कही है कि जिस जागरूक जो मतदाता है वो एक बहुत बड़ी ताकत है डेमोक्रेसी के लिए। हमारा मतदाता बेचारा जागरूक नहीं है, उसको 10,000 रुपए, आपने देखिए कितनी गलत बात है कि सरेआम करप्शन हो रहा है। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, आचार संहिता के बाद लगने के बाद आप 10,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, उस पर कोई लीगली एक्शन नहीं हो रहा। अरे जाइए कोर्ट में खड़े हो जाइए। अब सब लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, अखिलेश को भी दे देना चाहिए कि भैया क्या फायदा इस डेमोक्रेसी का कि जहां पर हम जो है क्या नाम है सरेआम आप पैसा डलवा रहे हैं। आपको मैं बताऊं संजय जी, जब लोकसभा का चुनाव हुआ फरीदाबाद का, तो यहाँ के जो सांसद कैंडिडेट मेरे घर में बड़े अच्छे इंसान हैं, उनका बेटा भी हार गया, वो भी हार गया। तो वो मेरे घर आए तो उन्होंने कहा आचार्य जी मैं 100% मेरे को हरा नहीं सकता था, लेकिन रात में दूसरे कैंडिडेट ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के पैसे बंटवाए। तो अब आप सोचिए कि जो काम संजय जी पहले चुनाव की तारीख से पहले, और ऐसे ही आरोप जो मोदी जी के बनारस के चुनाव में भी लगता है, जब मैं बनारस में गया था, ये सब मैं दर्शकों से जानकारी शेयर कर रहा हूं। तो उन सज्जन ने मुझे बताया जो लोकसभा कैंडिडेट थे कि उन्होंने कहा कि ऐसे पैसे बांटे गए और वो जो है ग्राम प्रधानों को भी वहां पर थोक के भाव में पैसे दिए गए। तो संजय जी जो रात के अंधेरे में काम होता था, आप खुलेआम आपके सामने आपकी नॉलेज में हो रहा है कि वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। तो ये बोर्ड को इन्फ्लुएंस किया गया है। तो इसमें मीडिया का रोल था कि इन्फॉर्म द पब्लिक मीडिया एंड इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट, मतलब एक मतदाता इज एसेंशियल फॉर हेल्दी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, facilitating public discourses by providing a platform for diverse voices and opinions. The media fosters open debate, enabling citizens to engage with differing viewpoints and contribute to democratic deliberation, holding power to accountable. The media acts as a watchdog. देखिए मीडिया का रोल है, वॉचडॉग है। Corporations, influential people, corporates, influential people, organization and other institution to prevent corruption, about abuse of power and violation of democratic principle, ये सब मीडिया को रोकने का वॉचडॉग है। Promoting transparency by investigating and reporting and public affairs, the media ensures transparency in governance, helping citizens understand how decisions and policies are made and who is responsible for it, for these. तो संजय जी 62,000 करोड़ का जब घोटाला, मैं तो नाम भी ले देता हूं, आर.के. सिंह जी ने जब किया, जो पावर मिनिस्टर बीजेपी के नेता है, पार्टी से सस्पेंड कर दिए गए, कर दिया। वो तो हमने आपके पिछले प्रोग्राम में ही कहा था कि वो निकल जाएंगे, चुनाव के बाद निकाल दिए जाएंगे। तो संजय जी जब उन्होंने किया उसको मीडिया ने कवर नहीं किया। तो देखिए कितना बड़ा धोखा आप लोगों के साथ में। तो इस मीडिया दफ्तरों में जाकर भाई शोक जो रीत होती है ना, वो पहले जो सर्कल सा होता है वो चढ़ा के आइए कि मर चुके हैं सब लोग, हमें इनकी शोक सभा में जाना भी चाहिए। चौथा होता मनाइए। आप लोगों से, दर्शकों से मैं मतलब आह्वान करता हूं, encouraging civic participation. The media inspires citizens to engage in democratic process such as voting or advocacy,
highlighting issues that affect their lives and communities. किस मीडिया ने बिहार की किस चीजों को हाईलाइट किया? कुछ नहीं. Pluralism and diversity. A healthy democracy requires media that reflects diverse perspective, culture, and communities, ensuring inclusivity and preventing the dominance of a single narrative. यहाँ तो सिंगल नैरेटिव मोदी 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 सिंगल नैरेटिव आपने पूरा एस्टेब्लिश करके रख दिया है. देशवासी स्वयं चिंतन करें. मैं आप लोगों के लिए चिंतन के साथ ही फिर अपना प्रोग्राम समाप्त करना. देशवासी स्वयं चिंतन करें कि हमारा मीडिया कितना देशद्रोही है, जिसमें ऊपर मेंशन किए गए एक भी डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं है और ना ही इस मीडिया में एक भी मॉरल वैल्यू है. इसका कारण हम सभी हैं. जब तक हम गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का स्लोगन दिया गया था जो गांधी जी ने, उसी तरह इस गोदी मीडिया और प्रिंट मीडिया का सोशल बाइकआउट नहीं करेंगे, इनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करेंगे, तब तक नेपाल या उन सभी देशों में जहां मीडिया कॉर्पोरेट और सरकार के द्वारा कंट्रोल हो रहा था, वहां जैन जी ने का एंगर उनके खिलाफ भी निकला था, फ्रस्ट्रेशन उनका निकला था. ऐसी मीडिया के साथ बढ़ रहा है जो आंदोलन के कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि सूचना, आपको पता है आपके जो थर्ड हाउस होता है संजय जी, वो कम्युनिकेशन का होता है. तो लॉजिक देखिए, जो मैं ज्योतिष में लॉजिक बता देता हूँ. आपका पुरुषार्थ आपका तभी होगा, आपके एक्शन आपका और मनोभाव का भी तीसरा घर है. संजय जी, जिस समय आपको गलत सूचना मिलेगी वैसे ही मनोभाव बन जाएगा, आप डिप्रेसिव थॉट में चले जाओगे. आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिप्रेशन में जाते ही नहीं जाते हम लोग. जैसे किसी की सैड न्यूज मिल जाए, तो ये देखिए तीसरे घर का कनेक्शन है. तो आप याद रखिएगा, तीसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए मीडिया का वो तीसरे घर मतलब आपकी लाइफलाइन है. आपके बॉडी में, आपके फिजिक में, आपके थॉट्स में, आपकी हरकत तभी होती है जब आपको सत्य की जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन मिलती है. वो बंद हो चुकी है. उसके लिए आप करिए, और ये केवल और केवल सोशल मीडिया के जरिए ही मिल पा रहा है. चलते चलते फिर मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मेरे देश को, मेरे देशवासियों को चेतना दें, आशीर्वाद दें. श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश का. जय श्री राम, जय हनुमान. बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी. ये थे राजीव नारायण जी. पूरी बातचीत आपने सुनी और आप क्या सहमत है राजीव जी के तर्कों से? बताइएगा जरूर. शुक्रिया. थैंक यू.